सो ये गाइस, कैसे आप लोग? आई थिंक आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही है। ये थर्ड क्लास है पॉलिटी की, और इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस करा रखी है। तो आपने वो क्लासेस नहीं देख रखी तो जाके आप देख लो, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने सारा का सारा जो इंट्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखी है, किस तरीके से आपको रिलेट करना है और किस तरीके से पॉलिटी को समझना है। ठीक है, तो उसको आप जाके देख लो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि भैया क्या मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ या फिर लुसेंट को एक साथ कर सकता हूँ इस क्लास के साथ साथ? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लुसेंट करते जाओगे तो चीज़ें रिलेट होती जाएंगी और आप कुछ नए फैक्ट्स भी पढ़ते जाओगे और ऐड करते जाओगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि इस क्लास में ही मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर चाहो तो आप लाइक इसका नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपके आपके जो एग्ज़ाम है वो 6 से 8 महीने बाद है, किसी अनदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, और एसएससी और साथ ही साथ रेलवे या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट, ये क्लासेस बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रियाम्बल भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और साथ ही साथ इसके साथ इंटरेस्टिंग क्लास भी है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। ये क्लास उतनी बड़ी नहीं होगी, और हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है 8 से 10 क्लासेस में हमारी जो पॉलिटी है वो पूरी की पूरी इन डेप्थ में निपट जाएगी। इसके बाद हम लोग नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प ने जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो जो उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है, उससे हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है ना, उसके बारे में डिटेल पता चलता है कि हमारे संविधान में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, उसका एक इंट्रोडक्शन पता चलता है। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने एक उद्देश्य संकल्प पारित किया था, और जो उद्देश्य संकल्प उन्होंने पारित किया था, डायरेक्टली उठा के उसी को संविधान की उद्देशिका बना दिया गया। ठीक है, अब हमारा जो प्रस्तावना या फिर जो प्रियम्बल है वो कुछ इस तरीके का है, लेकिन ये अभी करंट का है। उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, थोड़ा सा उसमें चेंज था। अब चेंज क्या हुआ था? वो हुआ था भाई कि 42वें संशोधन, संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। अब आप जो नए लोग हैं वो सोच रहे हो कि भाई ये संशोधन क्या होता है? तो हमारा जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा लचीला है। लचीला का मतलब उसमें समय समय पर हम जो जनता है उसके हित का ध्यान रखते हुए, मतलब उसका प्रॉफिट हो, मतलब अच्छा उसके लिए उसमें बार बार संशोधन किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो संशोधन, इसी तरीके से पहला संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन हुआ, तीसरा संशोधन, नई नई चीज़ें उसमें ऐड की गई। तो एक 42वां संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। 42वां संशोधन हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, और इसमें कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो फिर ऐड कर दिए गए थे हमारे प्रियम्बल में। और हमारा प्रियम्बल अब करंटली इस तरीके से दिखता है। तो प्रियम्बल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सारे फैक्ट्स आपको याद करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अब आप आगे चल के पढ़ोगे या फिर क्वेश्चन में कभी देखोगे कि संविधान का हृदय भी किसी चीज़ को कहा जाता है। तो संविधान का हृदय जो है वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे इंसानों के जो मौलिक अधिकार हैं, उनको संविधान का हृदय बोला जाता है। और ये बात किसने बोली थी? तो जो B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने बोली थी कि जो संविधान, जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसको संविधान का हृदय बोला जाता है। और ये बात B.R. अम्बेडकर साहब ने बोली थी। तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो जो संविधान की कुंजी है वो प्रस्तावना को बोला जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि भैया आप बोल रहे हो कि ये आरंभिक अंग भी है संविधान का, जो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है, फिर भी कानूनी तौर पर ये उसका भाग नहीं है, यानी कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो कानूनी तौर पर भाग नहीं है। तो इसको मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा जो स्रोत है वो भारत के लोग ही हैं। किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, जो कोर्ट है और जो पीपुल है, ठीक है, इनके बीच में कई बार मतभेद हुआ, बोल सकते हो, या फिर जो गवर्नमेंट है और कोर्ट नहीं बोलो, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट और जो पीपुल है उसके बीच में बहुत कई बार मतभेद हुए, और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक फैसला दिया। ठीक है, और ये काफ़ी बड़े बड़े फैसले थे, जिसका उल्लेख हमारी जो पॉलिटी की बुक्स है उसमें भी देखने को मिलता है। तो वही जो बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो उन फैसलों के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो निर्णय आया था, कब आया था? यूनियन ऑफ इंडिया
और मदन गोपाल, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था 1957 में और ये बात निकल के आई थी। ठीक है, इसी तरीके से यानी यदि सरकार का या फिर कोई भी जो नागरिक है वो प्रस्तावना की अवहेलना का मतलब वायोलेशन करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते, ये इसमें बोला गया था। किसमें? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में। ठीक है, उसके बाद न्यायिक व्याख्याएं, बहुत सारा इसी तरीके से न्यायिक व्याख्याएं हुई, यानी कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुए, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। इसको जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछता है, तो इसको मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेरूबाड़ी यूनियनवाद हुआ था 1960 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, यानी कि कॉम्प्लेक्स हो, लोगों को समझ में ना आ रही हो, वहां पे प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती, यानी कि वहां पे कंक्लूजन देती है प्रस्तावना की सहायता हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब बोली गई थी? बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में। बेरूबाड़ी वाद में ही, इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग या फिर अंग नहीं माना। किसमें? बेरूबाड़ी वाद में जो सर्वोच्च न्यायालय उसने प्रस्तावना को बोला कि ये संविधान का अंग नहीं है, इसलिए जो विधायिका यानी कि हमारी जो संसद है या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है वो प्रस्तावना में यानी कि जो प्रियम्बल है उसमें संशोधन करेक्शन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी जो पार्लियामेंट है उसमें संशोधन कर सकती है। तो बनाम का मतलब होता है वर्सेस, यानी कि जो केशवानंद भारती हैं और केरल राज्य, इनके बीच में एक बोल सकते हो कन्फ्लिक्ट हुआ था। और ये कन्फ्लिक्ट कुछ इस तरीके का था कि उस टाइम पे जो केरल राज्य की गवर्नमेंट थी वो जितने भी मठ वगैरह हैं उनकी ज़मीन वगैरह को छीनी जा रही थी। मठ थे या फिर जितने भी धार्मिक संस्थान होते थे उनकी जो ज़मीनें वो छीनी जा रही थी। तो उस टाइम पे जो केशवानंद भारती उन्होंने बोला कि भाई जो संसद है यानी जो हमारी पार्लियामेंट है वो उसको क्या इतनी पावर मिल गई है कि वो अपने पावर से जितने भी मौलिक अधिकार हम लोग के या फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो अनलिमिटेड संशोधन किया जा सकता है हमारे संविधान में। तो उसी टाइम पे चैलेंज किया था इन्होंने गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को जो चैलेंज किया था तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च न्यायालय की हमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक फैसला सुनाया कि भाई देखो ऐसा है कि केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी या बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना यानी जो हमारा प्रियम्बल है को संविधान का मूल ढांचा, ठीक है, माना। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर माना। ठीक है, और बोला कि संसद संविधान की मूल ढांचा यानी जो पार्लियामेंट है वो संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक यानी निगेटिव संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका विस्तार व मजबूतीकरण होता है। ठीक है, यानी जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें वो स्ट्रांग बनता है, उसमें कोई निगेटिव चेंजेस जो हमारी संसद है वो नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद आता है भाई 42वां संविधान संशोधन। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। 1976 में आता है 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और समाजवादी का मतलब है सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर और अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड कब जोड़े गए? 1976 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। प्रस्तावना में निहित मूल्य यानी वैल्यूज इन द प्रियम्बल। भारत के संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, न्याय मतलब जस्टिस। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। संविधान का स्वरूप, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का किस तरीके का है? तो जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है लिखित। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला यानी कि थोड़ा बहुत रिजिड है, यानी कि थोड़ा कठोर भी और थोड़ा लचीला भी है। जैसे कि फ्लेक्सिबल है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस संशोधन वगैरह इजीली किया जा सकता है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी देख रखा था। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है, यानी जो लिखित संविधान है वो बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ पे मौखिक संविधान है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मौखिक यानी कि बोल के ही काम चलाया जा रहा है, लेकिन अपने देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और ये चीज़ फ्रांस से ली गई है। भारतीय राजनीति व्यवस्था मूल तथ्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि जो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी पॉलिसी है अपने देश की, उसमें जो हमारा संविधान है उसको बोला गया कि यही सबसे सुप्रीम चीज़ है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, यानी प्राधिकार का मतलब जो अथॉरिटी है वो भारत की जनता से हमारा जो संविधान है वो प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 मैंने जब आपको पढ़ाया था क्लास 2 में, उस टाइम पे ही बोला था कि 80 to 90% बोल सकते हो, या फिर 80% के आसपास जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो 1935 से ही लिए गए हैं। वो संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी गहरा प्रभाव मतलब मेजर इन्फ्लुएंस पड़ा है 1935 एक्ट का। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। अब आप सोचो कि भैया ये संघीय क्या होता है। संघीय मतलब फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको डिफरेंट पावर मिलता है। और आप बोलोगे कि भैया हमारे देश में भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफरेंट पावर मिला है, स्टेट गवर्नमेंट को भी डिफरेंट पावर मिला है, और वो अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग भी करती है। लेकिन जब आपातकाल लगता है उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। और हमारी जो संसद है वो जो राज्यों की सीमा है उसमें भी बदलाव कर सकती है। राज्यों की सीमाओं में भी बदलाव कर सकती है। अब सीमा मतलब जो बॉर्डर लाइन है उसमें भी चेंजेस कर सकती है हमारी जो संसद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइनलाइज अगर आप करोगे तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्चुअली गवर्नमेंट हमारी संघीय है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट ही है। लेकिन ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है इसकी वजह से डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो संविधान है उसमें संघीय शासन यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका उल्लेख या फिर प्रयोग कहीं भी किया नहीं गया है। संविधान में भारत को इसकी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट की जगह हमारा जो संविधान है उसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यानी राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन है। अब हमारा जो संविधान बना था तो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू हो जाएं, फ्रेश हो जाएं। सारी कुछ न कुछ चीज़ें तो कहीं ना कहीं से ली गई होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी मूवी देखोगे या फिर कोई भी सॉन्ग देखोगे तो कुछ न कुछ चीज़ें हर जगह से अडॉप्ट की जाती है। तो हमारा जो संविधान था, इतना बड़े देश के लिए इतना बड़ा जो संविधान था उसमें हर जगह से थोड़ी थोड़ी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उठाई गई। तो कुछ विदेशी स्रोत थे, यानी कि अलग अलग देश से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाई गई, जैसे कि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया, मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता यानी हमारा जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो कोर्ट है वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपना बोल सकते हो कि फैसला सुनाने के लिए, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाना। महाभियोग हम अभी आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना क्या होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात न्यायिक पूर्वावलोकन यानी जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। तो आप यहाँ पे न्याय से याद कर लेंगे, जितनी भी न्याय वाली चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार वगैरह हैं, वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। तो इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर सकते हो। आगे मैं क्लास चलाऊँगा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मैं ट्रिक से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये सर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन से देखो जितना भी संसद वाले वर्ड आएंगे वो सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, जैसे कि सांसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय, देखो यहाँ पे फिर से आगे संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और सदनवाद, संसाधनात्मक शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि का शासन, ये सारे के सारे हमारे ब्रिटेन से लिए गए। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनय, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी डीपीएसपी हम लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ऑस्ट्रेलिया से मिली हैं। जर्मनी से हम लोगों ने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधित शक्तियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति। तो जो संघ अगर आप कहीं देखोगे तो संघ अगर कहीं भी आ जाए तो वो समझ लेना कि कनाडा से है। साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन, तो संशोधन जहाँ भी आएगा भाई, संशोधन सबसे ज़्यादा कौन करता है तो साउथ अफ्रीका के लोग का प्रावधान, राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन, संशोधन, तो संशोधन जहाँ भी आएगा वहाँ पे आप समझोगे साउथ अफ्रीका। रसिया से देखो, रसिया से मौलिक कर्तव्य, अब यहाँ पे रसिया और अमेरिका एक दूसरे के, एक सेकेंड,
दुश्मन है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि भाई जो यूएसए है वहाँ से अधिकार लिया गया है और जो रसिया है वहाँ से कर्तव्य लिया गया है मौलिक। ठीक है, क्या प्रावधान मौलिक करता है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दो बार लिख गया क्या, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, लाइबर्टी, इक्वलिटी, फेडरलिटी, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रांस से ली गई। तो ये 10 थे, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, शॉर्टकट इसका मैं फ्यूचर में बता दूंगा, फिलहाल आप भी ट्रिक्स से याद कर सकते हो। नोट, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, हमको पता ही है, आपको भी पता है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था। सबसे अधिक प्रभाव मतलब मैक्सिमम इन्फ्लुएंस। भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल्स में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं वो ऐसे हैं जो 95 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दतः यानी कि डायरेक्ट लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको ले लिया गया। तो देख रहे हो 250, 395 में से डायरेक्ट लगभग या फिर थोड़े बहुत चेंजेस करके आर्टिकल्स 1935 वाले एक्ट से ले लिए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1935। भारतीय संविधान की अनुसूची, अब अनुसूचियां आपने कई बार यहाँ पे देखोगे जो अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची जिसको हम लोग शेड्यूल भी बोलती हैं, SCHEDULE शेड्यूल भी बोलते हैं, भाग जिसको हम लोग पार्ट्स भी बोलते हैं, और हो जाते हैं भैया हमारे अनुच्छेद, अनुच्छेद जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल। तो ये 3 वर्ड आप सुनोगे। अब इन 3 वर्ड में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इन तीनों वर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले है जो शेड्यूल है, यानी कि जो हमारी अनुसूची है, और जो हमारे पार्ट हैं, जो हमारे भाग हैं, इनके बीच में हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि हमको आगे पढ़ने में चीज़ें बहुत ईजी हो जाए। संविधान का शेड्यूल्स यानी अनुसूचियाँ क्या होती हैं, सिंपल भाषा में हम आपको समझा देते हैं। शेड्यूल संविधान की अपेंडिक्स यानी अटैचमेंट होती हैं। इनमें संविधान के डिटेल, लिस्ट और टेक्निकल बातें दी जाती हैं। ठीक है, अभी भी आपको शायद समझ में ना आएगा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ें बार बार बदलती रहती हैं या बहुत लंबी हैं उन्हें आर्टिकल में न रख के शेड्यूल में रखा गया है। देखो जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल ये हमारे पार्ट्स के अंदर ही आते हैं, पार्ट्स यानी वो जो भाग हैं उसके अंदर ही हमारे आर्टिकल आते हैं। तो इनको आप एक साथ ऐड कर लो और जो हमारी शेड्यूल यानी कि जो हमारे अनुसूची हैं उनको अलग रख दो। तो जिसमें बार बार बदलाव किया जा सकता है वो हमारे शेड्यूल यानी कि हमारे अनुसूचियों के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं की सूची है, और भाषाओं की सूची बार बार बदलती रहती है, आपको भी पता है, पहले 14 थी, अभी कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो अगर भाषा जोड़नी हो तो आर्टिकल को नहीं बदलना पड़ेगा, सिर्फ शेड्यूल अपडेट से काम हो जाएगा। तो ये हो गया भैया हमारा अनुसूची जिसमें बार बार हम चेंजेस कर सकते हैं। संविधान को छोटा और फ्लेक्सिबल रखने के लिए शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंस है। लिस्ट और डिटेल को अलग रखने के लिए शेड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंस है। और फ्यूचर में बदलाव आसान बनाने के लिए जो शेड्यूल है उसका इंपॉर्टेंस है। संविधान के पार्ट्स यानी भाग क्या होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को देख लेते हैं। सिंपल भाषा में पार्ट संविधान के बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। हर पार्ट में संविधान का एक बड़ा विषय यानी कि टॉपिक होता है और उसी विषय से जुड़े कई आर्टिकल्स अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किताबों में पढ़ा होगा यूनिट 1, यूनिट 2, वैसे ही संविधान में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरीके से आगे के पार्ट्स दिए होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे पार्ट 3 है उसमें मूल अधिकार दिया हुआ है और मूल अधिकार 12 से 35 आर्टिकल तक दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे उठा के एक ही पार्ट 3 में रख दिए गए जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और चीज़ों को कैटेगराइज करने में आसानी हो। क्यों बनाए गए थे पार्ट? संविधान को व्यवस्थित रखने के लिए पार्ट्स को बनाया गया, पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए और एक टाइप के विषय एक जगह रखने के लिए हमें पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, बनाया गया। तो और यहाँ पे मैंने चीज़ों को बिल्कुल टेबल फॉर्म में बना दिया है कि भाई पार्ट्स क्या हैं, मुख्य अध्याय, और शेड्यूल्स क्या हैं, एनेक्सर यानी कि परिशिष्ट बोलते हैं, और क्या होता है इसमें विषय और अनुच्छेद होते हैं और इसमें सूचियाँ या फिर विवरण होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि पार्ट्स मूल अधिकार को उठा के एक पार्ट 3 में रख दिया गया है, इस तरीके से शेड्यूल के अंदर भाषाओं की सूची रखी गई है। बदलाव पार्ट्स में करना बहुत कठिन है यानी कि आर्टिकल में, और शेड्यूल्स में इसके कंपेरिजन में आसान है। ठीक है, संख्या पार्ट्स की 22 है और शेड्यूल की संख्या 12 है। तो ये एक कंपेरिजन सीट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको शेड्यूल और पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान हो जाएगा। और जितने भी अब हमारे शेड्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 12 के बारे जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची यानी कि पहला शेड्यूल, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 28 राज्य एवं संघ शासित 8 राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।
घटक राज्य मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, संघ शासित क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी के बारे में बोला गया किसमें, प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में। नोट, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन के यानी किस अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था, 69 संशोधन के द्वारा। ठीक है, एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। द्वितीय अनुसूची यानी सेकेंड शेड्यूल, द्वितीय अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। यानी सेकंड में क्या है भैया, पैसा से लेन देन, पेंशन वगैरह, भत्ते, वेतन वगैरह सेकंड अनुसूची में दिया गया है। किसके किसके, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश लोग होते हैं उनके भी, और भारत के नियंत्रण मतलब जो सीएजी होता है, महालेखा परीक्षा, उसका जो वेतन, भत्ता और पेंशन वगैरह है उसके बारे में इसमें उल्लेख है। पदाधिकारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। तृतीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, पहले पैसा फिर हम लेंगे शपथ। ठीक है, पहले पैसा की बात करो फिर लेंगे शपथ, तो भैया थर्ड नंबर पे आ गई हमारा शपथ। उदाहरण जैसे कि मंत्री शपथ लेते हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शपथ लेते हैं, शपथ मतलब ओथ, एफर्मेशन। चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। पांचवी अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, पांचवी अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र मतलब शेड्यूल एरियाज और अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटीज के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है किसमें, फिफ्थ शेड्यूल में। छठी अनुसूची सिक्स्थ शेड्यूल, छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों यानी जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। यह विशेष स्वायत्त प्रशासन यानी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। आजकल ये बहुत चल रहा है भाई, जैसे कि अगर आप अरुणाचल में देखोगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ चल रही है कि भाई ये सिक्स शेड्यूल है, तो यहाँ पे जो बांग्लादेश से लोग आके कैसे घर बना ले रहे हैं। ठीक है, तो सिक्स शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें ये होता है कि जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जो लोकल ट्राइबल्स होते हैं ना, वो वहाँ पे अपना कानून बना सकते हैं और उस कानून में छेड़छाड़ करने की जो बोल सकते हो कि परमिशन है वो किसी को नहीं होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लेह लद्दाख में देखोगे तो वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिक्स जो शेड्यूल है वो कुछ जगहों पे लागू करो, जिससे जो बाहर के लोग हैं या फिर लाइक कि जो वहाँ पे बोल सकते हो कि जो अवैध लोग हैं वो वहाँ पे घर ना बना सके, और या फिर जो लाइक बोल सकते हो जो गवर्नमेंट है वो उनके ज़मीन को किसी को भी प्राइवेट संस्था को बेच ना सके। ठीक है, जिससे उनका जो कल्चर है और जो उनका लैंड है वो प्रिजर्व हो सके। ठीक है, समझ गए, तो ये सिक्स शेड्यूल होता है और इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति यानी शेड्यूल क्षेत्र हैं उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई है। सातवीं अनुसूची क्या होता है, सेवेंथ शेड्यूल। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का विवरण दिया गया है तथा इसमें इसी अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है कि भैया इस विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट कर टैक्स लेगा और इस विषय पार्टिकुलर में स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगा। इसके बारे में सातवीं अनुसूची में सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है। इसके अंतर्गत भी 3 सूचियाँ हैं, आएगी ही। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो टैक्स है या फिर जो भी पावर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और कुछ ऐसे टैक्स या फिर चीज़ें होती हैं इसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं फिर टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सी सूची, संघ सूची जिसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है यूनियन लिस्ट में। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय, यानी कि 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें संघ जो है वो कानून बना सकती है। कुछ प्रमुख विषय हम लोग देख लेते हैं किस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। देश की प्रतिरक्षा यानी देश की रक्षा वाले विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, इसमें ही आप आओगे फ्यूचर में, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे कानून, रूल्स, रेगुलेशंस बना सकती है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रहित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अब ये देख रहे हो ना, मैंने बोला था ना कि इंडियन गवर्नमेंट जो संविधान उसमें फेडरल क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि अगर राष्ट्रहित से संबंधित कोई विषय है तो उस विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर हो जाता है भाई
सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है कानून बनाने का, ठीक है। इसी वजह से अपनी जो संविधान है उसमें फेडरल नाम जो है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है, यानी कि 5 विषय को हटा दिया गया है, ठीक है। कुछ प्रमुख विषय जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जल, स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग वगैरह जो राज्य के अंदर होते हैं उस वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। इस तरह के समवर्ती सूची है, यानी कि कंकरेंस लिस्ट है, जिसपे कि दोनों के दोनों रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी। इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। मैंने बोला ना, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए फेडरल नहीं है। राज्य सरकार का कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, अभी इसमें 52 विषय हैं। 5 विषय यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे जाएंगे, जो कि बढ़ चुके हैं आफ्टर मतलब संविधान के इतने समय बाद। कुछ प्रमुख विषय, कुछ ऐसे विषय हैं जैसे दीवानी और फौजदार कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, इस पे दोनों लोग रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि पे दोनों लोग, यानी कि संघ जो है और हमारी जो स्टेट है, दोनों को रूल्स बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में कुछ और भाषाओं को भी ऐड कर दिया गया। जैसे 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी को ऐड कर दिया गया। 1992 में 71वां यानी 71वां संविधान संशोधन किया गया, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को ऐड कर दिया गया। 2003 में 92 संविधान संशोधन किया गया, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को ऐड कर दिया गया। अब मुझे बताना कि भाई बोडो जो है ये कहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताना। 8वीं अनुसूची, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लेते हैं। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1958 द्वारा जोड़ी गई थी। मैंने बताया कि स्टार्टिंग में 8 थे, अभी कितने हो गए हैं आप बताना मुझे, ठीक है। 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसमें अनुसूची में 384 अधिनियम है, ठीक है। नोट, अब तक यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, परंतु 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकती है। यानी कि ऐसा कोई रूल्स जिससे लगता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो जो उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसकी समीक्षा का मतलब जुडिशियल रिव्यू उस पर कर सकता है कि भाई वाकई में मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हैं, 9th शेड्यूल में, यानी कि 9वीं अनुसूची में एडेड है। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची ये संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल मतलब 10, ठीक है, इससे आप याद करना। दल बदल किस में है, 10वीं अनुसूची में है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज मतलब रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, आपको पता ही होगा। 12वीं अनुसूची है जो कि लास्ट है। 12वीं अनुसूची यह 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, ठीक है। तो आप 12 और 11 में बस यही डिफरेंस है कि जो 11वीं है वो पंचायती राज के लिए और जो 12वीं है वो किसके लिए है, वो नगर पालिका के लिए या फिर नगर निगम के लिए है। अनुसूची या शेड्यूल के बाद हमको पढ़ना है भैया पार्ट। अब पार्ट्स के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पार्ट्स क्या होते हैं और शेड्यूल क्या होते हैं, दोनों के बीच में हमने आपको डिटेल में बता भी रखा था कि शेड्यूल क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं। तो देखो पार्ट्स के अंदर हमारे आर्टिकल्स आते हैं, तो ये डिफरेंट आर्टिकल हैं। तो एक आर्टिकल, कई सारे आर्टिकल्स को मिला के एक पार्ट के अंदर रख दिया गया है जिससे चीज़ों को समझने में आसानी है। तो सारे जितने पार्ट्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि किस पार्ट में क्या आता है और उस पार्ट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 मतलब आर्टिकल
आर्टिकल 1 to 4 तक आएंगे आपके पार्ट 1 में। इसी तरीके से आर्टिकल 5 to 11 आएंगे आपके पार्ट 2 में। आर्टिकल 12 से 35 आएंगे आपके मूल अधिकार में। यानी कि 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना, वो किससे रिलेटेड होंगे? वो हमारे मूल अधिकार से रिलेटेड होंगे। जो 5 से 11 के बीच में आर्टिकल होंगे वो किससे होंगे? नागरिकता से रिलेटेड होंगे। अब ये आपको याद करना, यानी कि रिवाइज मतलब माइंड में बैठाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए पूछ लिया आर्टिकल 6 के बारे में, तो आप 100% ईजिली हो जाओगे कि भाई वो नागरिकता के ही बारे में पूछ रहा है, और आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पार्ट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ईजी हो जाएगा इससे, आर्टिकल से क्वेश्चन आने पर। ठीक है, अब देखो जो पार्ट 1 है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। उसका मतलब है संघ और उसका क्षेत्र। ये आप खुद से याद करना। जो शॉर्टकट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मतलब किसी लास्ट में जो ये सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं हर चीज़ के, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा मास्टर क्लास करा के, तो उसकी टेंशन मत लेना, फिलहाल आप याद करते जाओ। पार्ट 1 में संघ और उसका क्षेत्र, पार्ट 2 में नागरिकता है, पार्ट 3 में मूल अधिकार हैं, पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पार्ट 4A में क्या है? मूल कर्तव्य है। 4A याद रखना यहाँ पे। पार्ट 5 में क्या है? भाग संघ सरकार है। भाग 6 में है राज्य सरकार, यानी कि पार्ट 6 में है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 7 में है भाग बी राज्यों से संबंधित, जिसको कि निरस्त कर दिया गया है। पूछ सकता है कि कौन सा जो भाग है वो निरस्त कर दिया गया है, तो भाग 7 निरस्त कर दिया गया है, पार्ट 7 निरस्त कर दिया गया है। पार्ट 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पार्ट 9 पंचायतें, पार्ट 9A नगर पालिकाएं, पार्ट 9B सहकारी समितियां, पार्ट 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल जो एरियाज हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। भाग 6 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग कितने भाई? 12 वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। भाग 13 व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 न्यायाधिकरण। भाग भाई भाग 15 तो ये है भाई, भाग 14A था न्यायाधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 विविध, और भाग 20 संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग 20 में दिया हुआ है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग ये कितना हो जाएगा? 22, जिसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी पाठ और निरसन। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप याद कर लेना कौन सा आर्टिकल किस पार्ट के अंदर आता है। बस अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपको क्लास कैसी लगी? काफ़ी आपको मैंने बताया है कि भाई एक क्लास बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और किसी दोस्त को चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपको जेन्युइन मिलती रहती हैं। और कोई भी आपका डाउट हो या फिर कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना। और कोई भी इंप्रूवमेंट करनी हो आपको लगता है कि इस क्लासेस में, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि ये जो क्लास है वो आपके लिए है। तो आपको जैसे बेहतर लगेगा उसको देखते हुए मैं चीज़ों समेत अपना जो क्लास है उसमें संशोधन करूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और बाकी कमेंट करके बताओ कि क्लास आपको कैसी लगी, और बाकी जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे ना, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में दो।